वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन के बारे में एंड द बेसिक टॉपिक्स दैट आई विल कवर इन दिस वीडियो आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, प्राइमरी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, फायर ट्रायंगल एंड फायर टेट्राहेड्रॉन, फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू NFPA that is National Fire Protection Association, types of fire extinguishers, fire detection systems, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फायर की। फायर आर कंबस्टन, अल्टरनेटिवली हम यूज करते हैं फायर या फिर कंबस्टन कहते हैं इसको। फायर आर कंबस्टन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन अ फ्यूल एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड द कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कैन फॉर्म आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्रेजेंट in hydrocarbon fuel will be transformed to water vapors। तो ये डेफिनेशन थी फायर की, जिसमें सिंपली ये बताया गया कि फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि फ्यूल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यूजुअली ऑक्सीजन फ्रॉम एयर होती है, उसके साथ होता है और इसकी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ हीट और लाइट एमिट होती है। और फ्यूल में जो कार्बन प्रेजेंट होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और फ्यूल में जो हाइड्रोजन कंटेंट होते हैं वो वाटर वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फायर इनिशिएशन के लिए फ्यूल और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अलावा साथ में अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एट दैट टेम्परेचर फायर का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि केमिकल रिएक्शन होता है और ये एक चेन रिएक्शन होता है जो वंस एक दफा स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यूसली चलता है। अनदर डेफिनेशन ऑफ फायर इज कंबस्टन और फायर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग रैपिड ऑक्सीडेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स accompanied by the evaluation of heat, gaseous products of combustion and emission of visible and invisible radiations। तो सिंपली ये वही बात जो ऊपर पहली डेफिनेशन में हमने की है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताया गया है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यूजुअली हमारे पास ऑक्सीजन फ्रॉम एयर होती है। और इस केस में फायर के केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज हीटेड गैसियस प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्टन और विद द emission of visible and invisible radiations। तो ये हमारे पास फायर की डेफिनेशन है। कुछ और भी फायर की डेफिनेशन हो सकती हैं, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप एक फायर की डेफिनेशन के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज मोड ऑफ कंबस्टन प्रोसेस। देयर आर टू मोड्स ऑफ कंबस्टन प्रोसेस, वन इज फ्लेमिंग एंड सेकंड वन इज नॉन फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मोड को हम सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर द फ्लेमिंग मोड इट इज नेसेसरी फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स टू बी वेपोराइज्ड। द सॉलिड फ्यूल वेपर्स आर थर्मली ड्रिवन ऑफ आर डिस्टर्ब्ड एंड द liquid fuel vapors are evaporated। The gas or vapor production emitted from the fuel is referred as pyrolysis। So flaming mode में हमारे पास solid या liquid fuel से जो vapors निकलते हैं वो जलते हैं और इस केस में हमें visual flames नजर आते हैं। किसी भी फायर की सूरत में जो हमें flames नजर आ रहे होते हैं एक्चुअल में वो उस solid fuel या फिर liquid fuel के vapors होते हैं जो कि जल रहे होते हैं। अब बात करते हैं नॉन फ्लेमिंग मोड की। इन नॉन फ्लेमिंग स्मोल्डरिंग और ग्लोइंग एम्बर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ सॉलिड फ्यूल फायर फ्लेमिंग कंबस्टन प्रोसेस। सो नॉन फ्लेमिंग मोड में हमारे पास एंड पे जब फायर मतलब डिके स्टेज में होती है, एंडिंग स्टेज में होती है, तो जो स्मोल्डरिंग बच जाती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सॉलिड फ्यूल में हमें नजर आता है, ये गैसियस या लिक्विड फ्यूल में हमें जो नॉन फ्लेमिंग मोड ऑफ बर्निंग है वो नजर नहीं आता। सो नॉन फ्लेमिंग मोड जो बर्निंग का है वो जस्ट सॉलिड फ्यूल्स के केस में हमारे पास होता है और इस केस में एंड पे जो स्मोल्डरिंग्स और ग्लोइंग एम्बर्स बचते हैं, जो कि जिसे हम कोयला भी कहते हैं, बर्निंग कोल भी कहते हैं जिसे एंड के ऊपर, तो ये हमारे पास नॉन फ्लेमिंग मोड है और ये फायर डिके स्टेज के ऊपर हमें नजर आता है। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्नाइज्ड स्टेज ऑफ द फायर। अभी हमने जैसे डिके स्टेज की हम बात कर रहे थे, तो देयर आर 3 रिकॉग्नाइज्ड स्टेजेस ऑफ फायर। वन इज इंडक्शन स्टेज, सेकंड वन इज ग्रोथ स्टेज एंड थर्ड वन इज डिके स्टेज। इंडक्शन स्टेज में फायर इनिशिएट हो रही होती है, फायर स्टार्ट हो रही होती है। इसका मतलब यह है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल टेम्परेचर चाहिए होता है जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं और इस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद फायर जलना स्टार्ट होती है, फायर रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो इसे हम इंडक्शन स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज। इन फायर ग्रोथ स्टेज इसमें फायर ग्रो करना स्टार्ट करती है। इट मींस दैट ज्यादा से ज्यादा सॉलिड फ्यूल के केस में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास
उसमें से जो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है, और सेकंड वन जो हमारे पास लिक्विड फ्यूल होता है वो भी एवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वेपर और गैसियस फेज में हमारे पास फ्यूल आना स्टार्ट होता है। इस स्टेज में हमारे पास यूजुअली फ्लेमिंग मोड ऑफ कंबस्शन हमें देखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज डिके स्टेज। इस स्टेज के ऊपर फायर जो है वो खत्म होने की तरफ जा रही होती है, फायर जिसे कहते हैं कि एक्सटिंग्विश होने की तरफ ऑटोमेटिकली, या तो फिर हम उसे एक्सटिंग्विश करें या फिर वो खुद ब खुद एक्सटिंग्विश होना स्टार्ट हो जाती है। इस केस में हमारे पास एंड पे स्मोल्डरिंग्स बचती हैं या फिर हमारे पास ग्लोइंग एम्बर्स बचते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड फ्यूल। और यहाँ पे जो डिके स्टेज है इसमें यूजुअली हमारे पास नॉन फ्लेमिंग मोड जो होता है हमारे पास बर्निंग का, वो यूजुअली देखने में मिलता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गिव्स ऑफ वेपर विद अ टेस्ट वेसल इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू फॉर्म एन इग्निशनेबल मिक्सचर विद द एयर नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड। द फ्लैश पॉइंट इज नॉर्मली एन इंडिकेशन ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ इग्निशन। तो इसमें सिंपली ये बताया गया कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड फ्यूल इतने वेपर दे जो कि एयर के साथ मिक्स होके इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जाएं तो एक फ्लैश प्रोड्यूस करें फायर का, इसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट जितना भी किसी फ्यूल का कम होता है इसका मतलब ये है कि वो उतना ही ज्यादा फ्लेमेबल जो हमारे पास फ्यूल है। सो फ्लैश पॉइंट अ लिक्विड इज क्लासिफाइड एज फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल डिपेंडिंग अपॉन फ्लैश पॉइंट। इसका मतलब यह है कि इसमें हमें पता चलता है किसी भी हमारे पास लिक्विड फ्यूल का अगर हमें फ्लैश पॉइंट का पता है तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी फ्लेमेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस हैं इसको फायर होने के। सो अ फ्लेमेबल लिक्विड हैज फ्लैश पॉइंट बिलो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल अ कंबस्टिबल लिक्विड हैज अ फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हमें पता चलता है अगर किसी भी फ्यूल का, लिक्विड फ्यूल का फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो उसे हम फ्लेमेबल लिक्विड कहेंगे। इसका मतलब है कि उसको फायर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर किसी भी लिक्विड फ्यूल का फ्लैश पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब है कि उस फ्यूल को हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा सस्टेन कर सकता है, उसकी फ्लेमेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू फ्लेमेबल लिक्विड। सो हम लिक्विड फ्यूल्स को दो टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लेमेबल लिक्विड फ्यूल्स एंड सेकंड वन इज कंबस्टिबल लिक्विड फ्यूल्स। जिस लिक्विड फ्यूल का फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा उसे हम फ्लेमेबल लिक्विड कहेंगे, और जिस लिक्विड फ्यूल का फ्लैश पॉइंट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा उसे हम कंबस्टिबल लिक्विड फ्यूल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होती है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होती है, फ्लेमेबिलिटी लिमिट क्या होती है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट देखते हैं। द लोएस्ट कंसंट्रेशन इन परसेंटेज ऑफ अ गैस और वेपर इन एयर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैश ऑफ फायर इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। तो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट वो लिमिट होती है, इसका मतलब यह है कि किसी भी फ्यूल के वेपर की वो कंसंट्रेशन एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ वो कंसंट्रेशन इन परसेंटेज जो कि इग्निशन सोर्स की प्रेजेंस में जलना स्टार्ट कर दे, उसके ऊपर एक फ्लैश ऑफ फायर प्रोड्यूस करे, उसे हम लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट कहते हैं। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट से अगर फ्यूल की कंसंट्रेशन कम है तो दैट फ्यूल विल बी टू लीन टू बर्न, मतलब कि उस स्टेज में हमारे पास कंबस्टन रिएक्शन या फायर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन परसेंटेज ऑफ अ गैस और वेपर इन एयर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैश ऑफ फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल के वेपर्स की मकदार गैस के अंदर जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स फ्लैश ऑफ फायर या फायर प्रोड्यूस कर सके, उसे हम अपर एक्सप्लोसिव लिमिट कहते हैं। इससे ज्यादा अगर फ्यूल की कंसंट्रेशन हो जाएगी तो दैट फ्यूल विल बी टू रिच टू बर्न, मतलब उसमें फ्यूल की क्वांटिटी अब ज्यादा हो गई है, एयर की क्वांटिटी कम रह गई है, अब वो फ्लेमेबल नहीं रहा, अब उसको फायर रिएक्शन वहां पे स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी हमारे पास फ्लेमेबल लिमिट बनती है जहां पे फायर रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स, वो इन बिटवीन रहती है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट टू अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। मतलब कोई भी चीज, कोई भी फ्यूल लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट के दरमियान में चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो देयर आर 3 प्राइमरी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वन इज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, second is heat transferred by convection and third is heat transfer by conduction. In heat transfer by radiation, heat एक जगह से दूसरी जगह in the form of radiations travel करती है, और इस ट्रांसफर मोड में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती हीट प्रोपेगेशन के लिए। फॉर एग्जांपल सनलाइट से हीट रेडिएशंस अर्थ तक आती है, दरमियान में वैक्यूम भी आता है, इसका मतलब कि वहां पे कोई मीडियम नहीं है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन जो है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन में बल्क मूवमेंट ऑफ
ऑफ मटेरियल से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं या टेम्परेचर रूम में किसी भी एक हीटर वगैरह हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऊपर को उठना स्टार्ट करेंगे, जैसे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स जो इन कांटेक्ट ऑफ हीट आते हैं वो लाइटर होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएंगे और सेकंड उसकी जगह पे एक थर्मल साइफन के जरिए साइडों से ठंडा मटेरियल, ठंडा लिक्विड या ठंडी एयर आना स्टार्ट होगी। तो इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर बल्क ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे बल्क मूवमेंट ऑफ मैस जो है वो होना स्टार्ट होती है, जिसकी बना के ऊपर हीट वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोपेगेट होना स्टार्ट होती है। तो इसे हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन कहते हैं। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन क्या होता है, इसमें हमारे पास हीट वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक विद द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से या एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से प्रोपेगेट करती है। इसे हम हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कहते हैं। जैसे हम किसी भी सॉलिड बार को एक साइड पे हीट करना स्टार्ट करें तो दूसरा एंड जो है थोड़ी देर के बाद हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होती, जस्ट मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और एक मॉलिक्यूल एडजेसेंट मॉलिक्यूल को अपनी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर करता है। इसी तरह से इन द फॉर्म ऑफ चेन वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है और इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज फायर ट्राइंगल एंड फायर टेट्राहेड्रॉन। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं फायर ट्राइंगल को। द फायर ट्राइंगल आर कंबस्टन ट्राइंगल इज अ सिंपल मोड फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द फायर्स। द ट्राइंगल illustrate that three elements in the fire needs to ignite, that is heat, fuel and an oxidizing agent. Oxidizing agent यूजुअली हमारे पास ऑक्सीजन होता है जो कि एयर से आता है हमारे पास। इसका मतलब यह है कि किसी भी आग को जलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक हमारे पास फ्यूल होता है, एक हमारे पास एयर या ऑक्सीजन होती है और थर्ड थिंग इग्निशन टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर जिसके ऊपर फायर स्टार्ट हो जाए। तो इन तीनों चीजों के मिलने से हमारे पास जब भी ये किसी भी पॉइंट के ऊपर इकट्ठी तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी वहां पे हमारे पास फायर या कंबस्टन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम एक और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज फायर टेट्राहेड्रॉन। देयर आर 4 कंपोनेंट्स। एक्चुअली ये फायर ट्राइंगल को थोड़ा सा अपग्रेड करके एक और इसमें कंपोनेंट ऐड किया गया है। सो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी टू सस्टेन कंबस्टन। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑल 4 कंपोनेंट्स फायर विल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है ये जरा लेटेस्ट कंसेप्ट है कि फायर को जलने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। दी 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट एंड अ चेन रिएक्शन। अच्छा जी, हमारे पास जब फ्यूल और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ऊपर जब स्टार्ट में इनिशियल में हमें इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, आफ्टर इग्निशन टेम्परेचर मिलने के बाद फायर सेल्फ सस्टेन हो जाती है, उसका चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक ये चेन रिएक्शन सस्टेन करता है तब तक वो फायर या कंबस्टन रिएक्शन कंटिन्यू रहता है और जब ये चेन रिएक्शन हम इसको इंटरप्ट कर दें किसी भी प्रोसेस के जरिए तब फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। या फिर अगर हम फ्यूल को रिमूव कर दें तब भी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ऑक्सीजन को रिमूव कर दें या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिमूव कर दें तब भी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और इन द केस ऑफ फायर अगर हम वहां से हीट भी रिमूव कर दें तब भी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फायर extinguishing. So there are 3 basic techniques for extinguishing the fire. One is cooling, second one is smothering, third one is starving and fourth one is interrupting. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं कूलिंग को। Limiting temperature by increasing the rate at which heat is lost from the burning material. अगर वो रेट जो हीट लॉस रेट अगर हम ज्यादा कर देंगे जो कि हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस, मटेरियल बर्निंग के दौरान जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा हीट हम वहां से रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फायर के ऊपर पानी डालना स्टार्ट कर देंगे इसका मतलब है कि हम वहां से एक्सेसिवली हीट को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। इन दिस केस कूलिंग प्रोसेस के जरिए हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्मूथरिंग। स्मूथरिंग लिमिटिंग ऑक्सीजन बाय प्रिवेंटिंग एयर फ्रॉम रीचिंग टू द सेट्स ऑफ फायर टू अलाउ द कंबस्टन प्रोसेस टू रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट इन द कन्फाइंड एटमॉस्फेयर अंटिल इट इज एक्सटिंग्विश इटसेल्फ। तो सिंपली फायर ट्राइंगल में से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तब भी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम स्मूथरिंग प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी फायर के ऊपर बर्निंग मटेरियल के ऊपर अगर हम कोई फायर ब्लैंकेट वगैरह डाल देते हैं इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे उस एरिया में से, तब भी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज स्टार्विंग। लिमिटिंग फ्यूल बाय रिमूविंग पोटेंशियल फ्यूल फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ फायर। अब फायर ट्राइंगल में से अगर हम फ्यूल को कट ऑफ कर देंगे, फ्यूल को रिमूव कर देंगे, तब भी हम फायर को एक्सटिंग्विश कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारी लकड़ियां
लकड़ियां जल रही हैं तो साथ से जो लकड़ियां अभी नहीं जल रही उनको हम वहां से रिमूव कर देंगे तो फायर थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अगर हमारे पास कहीं भी कोई ऐसी फायर हुई है जो कि एक पाइपलाइन से गैस आ रही है, उसके एंड के ऊपर हमारे पास फायर स्टार्ट हो गई, तो हम पीछे से जाके मतलब बैक एंड पे जाके जो हमारे पास गैस का कनेक्शन आ रहा है उसका वाल्व बंद कर देंगे, तब हम उसमें से फायर ट्रायंगल में से फ्यूल को रिमूव कर देंगे। इस तरह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम स्टार्विंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरप्टिंग द चेन रिएक्शन, इनहिबिटिंग द केमिकल चेन रिएक्शन बाय अप्लाइंग एक्सटिंग्विशिंग मीडिया टू द फायर दैट इनहिबिट द केमिकल चेन रिएक्शन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। सो फायर टेट्राहेड्रॉन के केस में अगर हम चेन रिएक्शन वाला एलिमेंट जो है उसको इंटरप्ट कर देंगे, वो बाय द रिमूवल ऑफ हीट भी हो सकता है, बाय इंटरप्टिंग ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है, बाय द रिमूवल ऑफ फ्यूल हो सकता है। तो इन सब केसेस में अगर हम चेन रिएक्शन को इंटरप्ट कर देंगे तब भी हमारे पास फायर टेट्राहेड्रॉन का चौथा एलिमेंट जो है, फोर्थ एलिमेंट जो है, उसको हम रिमूव कर देंगे तो फायर खुद ब खुद एक्सटिंग्विश हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA, fire can be classified into class A, class B, class C, class D and class K. Class A fires common combustible such as wood, paper, cloth, rubber, trash and plastic. तो हम सिंपली कह सकते हैं क्लास ए फायर इज रिलेटेड टू सॉलिड फ्यूल फायर। सॉलिड फ्यूल्स के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास फायर होती है उसको हम एज अ क्लास ए फायर लेते हैं। क्लास बी फ्लेमिंग लिक्विड्स, gases, solvents, oil, gasoline, paint, liquor, tar or any other synthetic or oil based products। तो इसका मतलब है जितनी भी फ्लूइड्स से रिलेटेड हमारे पास फायर होती है, जिसमें गैसियस फ्यूल हो सकते हैं, लिक्विड फ्यूल हो सकते हैं, इनको हम क्लास बी में क्लासीफाई करेंगे। क्लास सी इन्वॉल्व्स एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज वायरिंग, कंट्रोल, मोटर, डाटा प्रोसेसिंग पैनल्स एंड अप्लायंसेस। तो क्लास सी फायर को हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के साथ, या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके ऊपर फायर हो तो उसको हम क्लास सी में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट इज क्लास डी फायर। क्लास डी फायर इन्वॉल्व कंबस्टिबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड सोडियम। सो कोई भी मेटल जब उसको फायर स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम क्लास डी में क्लासीफाई करते हैं। क्लास के फायर इन्वॉल्व कंबस्टिबल कुकिंग मीडिया सच एज ऑयल, ग्रीसेज कॉमनली फाउंड इन कमर्शियल किचन्स। तो जितनी भी फायर्स कुकिंग मीडिया से रिलेटेड होती हैं, ऑयल से रिलेटेड होती हैं या घी वगैरह से रिलेटेड होती हैं, जो कि किचन फायर जिसे हम कहते हैं, इसको हम क्लास के में क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। So there are different fire extinguishers, but commonly used fire extinguishers are water type fire extinguisher, foam type fire extinguisher, carbon dioxide type fire extinguisher, dry chemical type or DCP dry chemical powder type fire extinguishers, wet chemical type fire extinguishers। So हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स को। वाटर इज द प्राइमरी लिक्विड यूज्ड इन दीज एक्सटिंग्विशर्स। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर्स are a type of water fire extinguishers that use distilled water and discharge it in the form of fine spray instead of solid stream। तो हमारे पास वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी होते हैं, इसमें जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज हो रहा होता है वो हमारे पास वाटर होता है, और इसमें दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। एक सॉलिड स्ट्रीम की फॉर्म में आउटलेट देते हैं और एक स्प्रे की फॉर्म में, फाइन स्प्रे की फॉर्म में आउटलेट देते हैं। और ये दोनों जो हमारे पास होते हैं ये सॉलिड फ्यूल्स के लिए या क्लास ए फ्यूल्स के लिए यूज होते हैं और ये कूलिंग इफेक्ट के जरिए फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इन फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज AFFF aqueous film forming foam and FFFP film forming fluoroproteins। Fire extinguishers are rated for use on both class A and class B fire। तो जो हमारे पास फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इसमें दो तरह के फायर मीडिया या इससे मिलते जुलते रेलिवेंट फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज होते हैं, जिसे हम AFFF कहते हैं या FFF या फिर FFFP फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कहते हैं। और ये हमारे पास क्लास A और क्लास B की फायर के लिए यूज होते हैं। ये हमारे पास कूलिंग और स्टार्विंग दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए फायर को फायर एक्सटिंग्विशिंग करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इन दीज टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सिंपली
carbon dioxide, and principal advantage of carbon dioxide fire extinguisher is that the agent does not leave any residue after use, and carbon dioxide fire extinguishers are listed for use on class B and class C fires। तो इसका सिंपल से ये है कि फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है। और इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि जब भी हम इसको यूज करते हैं तो कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता। जैसे हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे तो वहां पे वाटर बच जाएगा एंड के ऊपर, फोम टाइप को यूज करेंगे तो फोम वहां पे पड़ा रहेगा, और अगर हम डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो वहां पे हर तरफ पाउडर ही पाउडर हमें नजर आएगा। लेकिन इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में होती है। नंबर 2, ये इलेक्ट्रिक फायर जितनी भी होती है, इलेक्ट्रिक पैनल्स की कोई फायर है तो वहां पे यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें, बिकॉज अगर हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक का वहां पे हैजर्ड होगा, और अगर हम डीसीपी वगैरह यूज करेंगे तो वो पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसको वेस्ट कर देगा, उसके ऊपर कोटिंग या जम जाएगा इस तरह से। तो वहां पे जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड फायर होती है वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्रेफरेबली यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्राई केमिकल टाइप आर डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। द फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज्ड इन these devices is a powder composed of very small particulates. Types of agents available include sodium bicarbonate base or potassium bicarbonate base chemicals। तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला हमें पता नहीं होता, लेकिन ये जितना भी इसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है जो यूजुअली सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट के ऊपर बेस कर रहा होता है, लिस्टेड फॉर द यूज ऑफ क्लास ए बी एंड सी फायर्स। तो ये एक मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर है जो मोस्टली फायर्स जो होती है हमारे पास उनके ऊपर हम यूज कर सकते हैं, जो कि सॉलिड फ्यूल की फायर भी हो सकती है, हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड्स या गैसेस की फायर हो सकती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है। तो इन सब के ऊपर हम डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ वाटर एंड पोटाशियम एसीटेट, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम सिट्रेट आर combination of these chemicals। The liquid agent typically has a pH of 9.0 or less। The foam acts as coolant and foam blanket to prevent reignition। Rated to use for class A and class K fires। तो जितना भी हमारे पास वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यूजुअली इसमें जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज हो रहा है वो पोटाशियम एसीटेट, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम सिट्रेट का सोल्यूशन होता है वाटर के साथ, या फिर ये तीनों कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं, और इसकी पीएच 9.0 से कम होती है। और ये ब्लैंकेटिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि स्टार्विंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस से फायर को एक्सटिंग्विश करता है। क्लास ए यानी सॉलिड फ्यूल की फायर के लिए और क्लास के यानी किचन फायर के लिए हम इसको प्रेफरेबली यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फायर डिटेक्शन सिस्टम्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे फायर डिटेक्टर्स के बारे में, जो कि डिवाइसेस होती हैं फायर को डिटेक्ट करती हैं, अलार्म को इनिशिएट करती हैं, या फिर इसके साथ जो इंटरलिंक्ड हमारे पास फायर फाइटिंग सिस्टम या फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है उसको ट्रिगर करती है। सो फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड फायर डिटेक्टर्स। फर्स्ट वन इज स्मोक डिटेक्टर, सेकंड वन इज फ्लेम डिटेक्टर्स एंड थर्ड वन इज हीट डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स एंड आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स। एंड इसी तरह से हमारे पास फ्लेम डिटेक्टर्स को दो टाइप्स में हमारे पास डिवाइड किया जाता है, इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर्स, अल्ट्रा वायलेट फ्लेम डिटेक्टर्स। और इसी तरह से हीट डिटेक्टर्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड टेम्परेचर हीट डिटेक्टर्स एंड रेट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर्स। इन सबको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, किस जगह पे ये सूटेबल होते हैं और किस जगह पे इनका ज्यादा एडवांटेज होता है और किस जगह पे इनके एडवांटेजेस कम होते हैं, और जिसे हम प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं उनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स। देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स एंड यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस डिपेंडिंग अपॉन रिस्क ऑफ फायर, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। सो फायर स्प्रिंकलर्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट तरह के सिनारियो में, डिफरेंट तरह की सिचुएशन में ये यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर्स डिपेंडिंग अपॉन फायर का रिस्क कितना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, बहुत ज्यादा गर्म इलाका है या बहुत ज्यादा सर्द इलाका है जिसमें टेम्परेचर माइनस में जाता है। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, किसी जगह पे हमें वाटर जो है वो अबंडेंस में अवेलेबल होता है, कहीं पे वाटर अबंडेंस में अवेलेबल नहीं होता, तो फायर जो हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं इनकी फर्दर जो हमारे पास टाइप्स हैं, दीज आर ड्राई पाइप सिस्टम्स,
वेट पाइप सिस्टम्स, डिल्यूज सिस्टम्स, प्री एक्शन सिस्टम्स, वाटर स्प्रे सिस्टम्स, फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम्स। तो इन सब की अपनी अपनी फंक्शनिंग है, अपनी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। इनका डिफरेंट ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। ओपन एयर में कौन से यूज होते हैं, इंडोर में कौन से यूज होते हैं, आउटडोर में कौन से यूज होते हैं, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो एक मैं डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम के किस तरह से ये एक्ट करते हैं, कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस में, कौन सी फीजिबिलिटी में हम किस तरह के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स को यूज करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने डिटेल में कवर किया फायर के बारे में, फायर की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, और जितने भी फायर से रिलेटेड टॉपिक थे उनको मैंने कंपाइल किया है। होप्स हो कि आपने इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको मिले हो, आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फायर टॉपिक और एनी अदर हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक, फील फ्री टू कमेंट, और यू कैन also contact me on WhatsApp, or you can send me an email regarding any question or query related to health and safety topics. होप कि आपको अच्छे पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे, आपके नॉलेज में कुछ एडिशन हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक इट, कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको कैसी लगी है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।